नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं और 1857 की क्रांति में भी हमने 1857 की क्रांति के जो कारण थे वो पढ़ लिए थे। और 1857 की क्रांति के जो कमल, रोटी, ये प्रतीक चिन्ह बनाए गए थे वो भी हमने देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे घटना चक्र, मतलब घटनाक्रम, कैसे कैसे 1857 की क्रांति का प्रसार हुआ और कैसे कैसे फिर उसे दबाया गया, है ना, और क्या उसके असफलता के कारण रहे। ये आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। एक सेकंड, हाँ, शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले पढ़ते हैं घटना चक्र। देखिए, चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी, जहां मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। और 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी। तो दोस्तों हमने ये पढ़ लिया था कि 1857 की क्रांति शुरू होने का तात्कालिक कारण था चर्बीयुक्त एनफील्ड राइफलों का जो प्रयोग हुआ था, सेना में जो लाई गई थी, है ना, उनका मतलब उनको सेना में लाना, है ना। उनसे क्या हुआ था, सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी, क्योंकि उनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई होती थी और कारतूस को यूज़ करने से पहले उसे मुंह से काटना पड़ता था, खोलना पड़ता था ढक्कन को। तो क्या होता था कि हमारा धर्म इससे भ्रष्ट हो रहा था, हिंदू और मुसलमानों दोनों को। अब ये पता नहीं अफवाह थी या सच्चाई थी, ये बात फैल गई और सैनिकों में तुरंत ये बात फैल गई। अब सैनिकों पे वैसे बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे कि सेनाओं में हमें उच्च पद नहीं देते थे, है ना, लेकिन इतनी सब बातें हम सहन कर रहे थे। लेकिन जहाँ हिंदुस्तान के धार्मिक भावना पे जहाँ जहाँ जब जब चोट की गई है, एक महान क्रांति भड़की ही है ना। तो यही एक सबसे बड़ा तात्कालिक प्रयोग, इसीलिए तात्कालिक कारण इसीलिए इसको बताते हैं कि चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग की जब बात फैली तो सबसे पहले मंगल पांडे नाम के सैनिक थे। और ये कहाँ तैनात थे दोस्तों, हर एक चीज़ इस पैराग्राफ की याद रखनी है आपको कि बैरकपुर की छावनी में ये घटना घटी। किसने, मतलब तारीख क्या थी इसके, 29 मार्च 1857। सैनिक का नाम था मंगल पांडे, है ना। उन्होंने 29 मार्च 1857 के दिन, है ना, क्या कहा कि हम चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उनके जो सैनिक अधिकारी उस वक्त वहाँ मौजूद थे, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि मंगल पांडे ने गोली किसको मारी थी, जो लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या इन्होंने की थी, ठीक है। तो इनकी जब हत्या, उन्होंने तत्काल वहाँ खड़े थे और उसी समय जब इन्होंने प्रयोग करने के लिए कहा और मंगल पांडे ने मना किया, तो इन्होंने इसको विरोध किया या फिर मतलब इसको जो भी सजा देना चाहिए, तो मंगल पांडे ने तुरंत अपनी बंदूक से इनको दोनों को गोली मार दी। अब अंग्रेजी छावनी में अंग्रेजी अफसरों को गोली मारना बहुत बड़ी घटना हो गई। तो इससे पहले कि और सैनिक ऐसा ना करे, है ना, इससे बचने के लिए तुरंत मंगल पांडे को 8 अप्रैल को ही, 29 मार्च को तो उन्होंने गोली मारी ही थी और 8 अप्रैल को 7-8 दिन में ही तुरंत उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। इतनी जल्दी क्यों दी गई, क्योंकि कोई और सैनिक इस तरह की बगावत करने का साहस ना करे। ये तो था पहला घटनाक्रम। तो सबसे, अगर अपने एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा जाए कि भाई 1857 की क्रांति की पहली घटना कहाँ घटित हुई, तो 29 मार्च 1857 को घटित हुई थी, ठीक है। अब विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ की स्थित छावनी में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, एनआई का मतलब है नेटिव इन्फेंट्री, तथा 3 एलसी की पैदल सैन्य टुकड़ी ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार करके विद्रोह कर दिया। देखो, उनको फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को, है ना, लेकिन वही है कि किसी एक व्यक्ति को मारने से कभी भी क्रांतियां दबती नहीं है, बल्कि और ज़्यादा उभर कर आती है। तो अप्रैल के बाद में 1 महीना ही हुआ, 8 मई मान लो, है ना, 1 महीना ही हुआ कि जो मेरठ छावनी के पूरे सैनिक थे, मेरठ छावनी में जैसे इन्फेंट्री बनाई हुई थी, तो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो पूरे सैनिक थे, उन्होंने कहा कि हम, एक टुकड़ी ने, पूरी ने बोल दिया हम चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे और विद्रोह कर दिया। मतलब एक जैसे एक छावनी होती है दोस्तों, उसमें अलग अलग तरह की टुकड़ियां बांटी हुई होती है। तो एक टुकड़ी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने अपने अफसरों को वहां पे मार दिया, है ना। तो पूरे सैनिक जब साथ हो गए, उस टाइम अकेले मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, फिर किसी ने साहस नहीं किया। अब ये पूरे सैनिक साथ थे, है ना, तो इन्होंने वहां पे मार दिया अपने अफसरों को और वहां के तोपखाने वगैरह जो है, बारूद घर, उन पे कब्जा कर लिया था।
अपने उच्च अधिकारियों की हत्या करके 11 मई को प्रातः विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट घोषित किया और विद्रोह का नेता घोषित किया। देखो 10 मई को 1857 को उन्होंने छावनी पे अधिकार किया, ठीक है। अब यहाँ से सैनिक 10 मई रात को ही रवाना हो गए दिल्ली की तरफ, है ना, बैरकपुर से, मेरठ छावनी से दिल्ली की तरफ ये रवाना हो गए और 11 मई सुबह सुबह ये दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पे अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया मतलब दिल्ली पे भी इनको कोई रोकने वाला नहीं था। अंग्रेज अधिकारी अपने आप डर के पीछे भाग गए और जो बीच बीच में सैनिक आते गए वो उनसे मिलते गए, है ना। अब दिल्ली में ये ठेठ पहुंचे लाल किले में, है ना, और वहां जाके बहादुर शाह को घोषित किया अपना अधिकारी, क्योंकि दोस्तों मुगल बादशाह था बहादुर शाह, है ना। तो अब जैसे पहले हम लोग मुगलों को अपना राजा नहीं मानते थे ना, लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे मुगलों ने इतना अच्छा काम किया कि हम उनको ही अपना मतलब राजा और अधिकारी मानने लग गए, है ना। तो अंग्रेजों ने जब बहादुर शाह की बेइज्जतियां की थी तो वो जनता अपने आत्मसम्मान को ठेस मान रही थी, है ना। तो उन्होंने जाके क्या किया सैनिकों ने कि आप ही हमारे राजा हो और आप ही हमारे नेता हो और इस सैनिक नेतृत्व, इस मतलब क्रांति का नेतृत्व आप करोगे। तो उन्हें भारत का सम्राट घोषित करके उनको विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। उस समय बहादुर शाह दोस्तों बहुत बुजुर्ग थे, है ना, तो बस एक नाम मात्र के नेता मान सकते हैं, बाकी उनके सहयोगी जो असली क्रांति को चलाने वाले थे वो कोई और थे, ठीक है। अब ये तो हो गई 11 मई की बात, ठीक है। अब कैसे कैसे अलग अलग जगह पे भड़की। कानपुर में 5 जून 1857 को प्रारंभ हुई और कानपुर में विद्रोह करने वाला कौन था, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब और उनके सहायक थे त्याता टोपे, ठीक है। तो 5 जून 1857 को पेशवा बाजीराव कौन था, पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे नाना साहब और उनके सहायक त्याता टोपे ने क्रांति करी। दोस्तों हुआ क्या था कि वो जो अपन ने डलहौजी वाली हड़प नीति पढ़ी थी ना, उसमें डलहौजी क्या करता था, वही तो कि राजाओं के किसी राजा के अगर पुत्र नहीं हुआ तो उसने दत्तक पुत्र ले लिया, है ना। तो वो दत्तक पुत्रों को उसके गद्दी का अधिकारी नहीं मानते थे, है ना। तो उनसे क्या होता था, जैसे ही राजा की मृत्यु होती थी वो साम्राज्य हड़प लेता था डलहौजी, है ना। ये नीति चलाई थी। तो यही कानपुर में हुआ था। पेशवा बाजीराव के पुत्र नहीं था तो उन्होंने नाना साहब को गोद ले रखा था। तो नाना साहब जैसे ही बाजीराव की मृत्यु हुई, नाना साहब को राजा बनाने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया और उनका राज्य हड़प लिया। तो नाना साहब और उनके सहायक जो तात्या टोपे थे, इन्होंने इनके विरुद्ध 5 जून 1857 को क्रांति कर दी, है ना। लेकिन अंग्रेजों ने क्रांतियां दोस्तों सफल नहीं होने दी। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे क्रांति हो रही थी। अब आप देख सकते हो, देखो 11 मई को तो दिल्ली में हुई, फिर 5 जून को इधर हुई, 1 महीने का गैप मिल गया ना। अगर 11 मई को इधर हो जाती ना और जगह जो हुई है छोटी मोटी वो हो जाती, तो इनसे अंग्रेजों से सलटने में नहीं आती वो, है ना, कि किधर अपने सैनिक भेजेंगे। उस समय इतनी यातायात व्यवस्था भी नहीं थी। लेकिन अपनी क्रांतियों की सूचना भी देर से पहुंच रही थी ना, कि भाई 11 मई को होते। अब उस टाइम पे ऐसे तो था नहीं कि हमारे पास कोई संपर्क है कि तुरंत हम बता देंगे भाई इधर क्रांति भड़क गई है, आप भी इधर क्रांति कर दो, है ना। तो फिर वो धीरे धीरे ही वो बातें पहुंचती थी। धीरे धीरे जब बातें पहुंचती थी तभी दूसरी जगह क्रांतियां होने लगी, है ना। तो ये क्या हुआ, अंग्रेजों को इससे टाइम मिल गया। तो जो 5 जून को इधर क्रांति हुई उसको अंग्रेजों ने दबा दिया। नाना साहब जो थे वो लास्ट में नेपाल चले गए, और लेकिन वो नेपाल से भी क्रांति कर ही रहे थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अंग्रेजों के सामने हार मान ली थी, और जीवन के अंतिम सांस तक वो अंग्रेजों से लड़ते रहे। बहुत बहादुर थे नाना साहब भी और तात्या टोपे भी, दोनों ही। दिल्ली में 82 वर्षीय बहादुर शाह ने बख्त खां के साथ नेतृत्व किया। अब दोस्तों ये जो बख्त खां का नाम है वो ही असली नेता था, है ना। बख्त खां था असली नेतृत्व करने वाला, है ना। इन्होंने बहादुर शाह को नेतृत्व बख्त खां ने प्रदान किया था, ठीक है। 20 सितंबर 1857 को, अब देखो हुई थी दिल्ली में कब, 11 मई को। अब 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेजों के सामने लेफ्टिनेंट हडसन के सामने समर्पण कर दिया और बादशाह का शेष जीवन रंगून में बीता। और रंगून में बादशाह की मजार पर लिखा हुआ है कि जफ़र इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन करने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई, है ना। तो ये देखो दोस्तों कि दिल्ली में जो 11 मई से क्रांति शुरू हुई थी वो 20 सितंबर 1857 को दबा दी गई। अब नेता किसे घोषित किया था, बहादुर शाह को, लेकिन असली नेता कौन था, बख्त खां। ये नाम भी आप याद रखिएगा, बख्त खां ने क्रांति का नेतृत्व किया था। बहादुर शाह तो नाम मात्र के नेता थे, वो बहुत बुजुर्ग थे। बहादुर शाह हिम्मत हार गए। 20 सितंबर को बहादुर शाह ने समर्पण कर दिया, और किसके सामने समर्पण किया, हडसन के सामने, है ना।
और फिर वो उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया दोस्तों। यहाँ से भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया, वो रंगून चले गए। उनके बेटों पोतों को सबके सामने मौत के घाट उतारा गया था। ठीक है, रंगून की मज़ार पर अब उनके अंतिम सांसें भी वहीं बीती, और रंगून की मज़ार पर उनके लिए लिखा हुआ है कि जफ़र इतना बदनसीब था कि उसे, अपन ने बहुत बार पढ़ा है, 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई। तो वो वाली लाइन किसके लिए है? बहादुर शाह के लिए है। अब दोस्तों लखनऊ, लखनऊ में थी बेगम हजरत महल, और बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ मिलकर विद्रोह किया, शीघ्र पराजित हो गई और नेपाल चली गई। बेगम हजरत महल के साथ भी दोस्तों यही मैटर था कि उनके बेटे को वो राजा नहीं बना रहे थे, और इस चक्कर में उन्होंने भी विद्रोह किया था, और उनका साथ देने वाले थे मौलवी अहमदुल्ला है ना। फिर वो भी पराजित होकर नेपाल चले गई। झांसी की क्रांति सबसे मेन है दोस्तों, 4 जून 1858 को। आगे मैं आपको पूरी डिटेल से बता दूंगी कौन सी क्रांति कहाँ हुई। झांसी में किसने विद्रोह किया था? झांसी में भी वही था कि झांसी की रानी के जो राजा थे वो एक्सपायर हो गए थे, उनके भी पुत्र नहीं था, उन्होंने भी दत्तक पुत्र गोद लिया था, और उस दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने, डलहौजी ने, वो मानने से इनकार कर दिया था राजा, और फिर उनको मतलब राज्य हड़प रहे थे वो, तो झांसी की रानी ने उनका विरोध किया। रानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक लड़ी। तात्या टोपे उनका सहायक बना। जब ये चले गए थे, मतलब वो ये जो नाना साहब जब नेपाल चले गए थे, तो तात्या टोपे इधर झांसी आ गए, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और अंतिम वक्त तक साथ दिया था। लास्ट में 17 जून 1858 को ह्यूरोज से लड़ते हुए, जनरल ह्यूरोज से, लेफ्टिनेंट ह्यूरोज से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी। अब ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि 5-6 ही प्रमुख केंद्र रहे हैं 1857 की क्रांति के, और इनमें पूछा जाता है कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेता कौन था, कानपुर में कौन था, और क्रांति कब शुरू हुई, इतना तो फिर भी नहीं पूछा जाता, लेकिन क्रांति को दबाने वाला कौन था ये ज़रूर पूछा जाता है। तो आगे मैंने एक सारणी बनाई है, देखो। दिल्ली में बहादुर शाह है, और जफ़र बख्त है ना, जो अपन ने बख्त का पढ़ा, उनका पूरा नाम है जफ़र बख्त। 11 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ था, और 20 सितंबर 1857 को ख़त्म हुआ था, और दबाने वाले थे निकोलस और हडसन। दोस्तों, विद्रोही नेता और दबाने वाले, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि कौन सी जगह का विद्रोही नेता कौन था और उसको दबाने वाला कौन था। डेट चाहे आप ना याद रखिएगा, लेकिन ये मिलवाते हैं कि मतलब कानपुर में या तो विद्रोहियों के नाम दे देंगे या दबाने वालों के नाम, और 4 ऑप्शन दे देंगे और आपस में मिलाना पड़ता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कानपुर में हमने पढ़ लिया, नाना साहब थे, उनके सहयोगी थे तात्या टोपे। 5 जून 1857 को शुरू हुई, दिसंबर 1857 को कैंपबेल के नेतृत्व में विद्रोह दबा दिया गया। तो कानपुर क से क्या हो जाएगा? कैंपबेल। दिल्ली तो वैसे ही फेमस है दोस्तों, तो दिल्ली का तो निकोलस और हडसन, ये दोनों मेन थे उस टाइम पे दबाने वाले। ठीक है। लखनऊ की बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर, इनके पुत्र का नाम था दोस्तों, बिरजिस कादिर है ना, इन्होंने मिलकर क्रांति करी थी। 4 जून 1857 को क्रांति शुरू हुई थी, और 31 मार्च 1858 को क्रांति खत्म हो गई थी, और इनका भी नेतृत्व कैंपबेल के नेतृत्व में दबाया गया था, है ना। तो लखनऊ में भी किसने दबाया? कैंपबेल ने, और कानपुर में भी कैंपबेल ने। झांसी की रानी वाला तो दोस्तों याद रखना ही है, ह्यूरोज, वो खूब लड़ी मर्दाने वाली कविता में भी ह्यूरोज का नाम आता है, तो हमें ह्यूरोज का नाम तो याद रखना ही है। तात्या टोपे ने इनका सहयोग किया था। 4 जून 1857 को शुरू हुआ, और 17 जून 1858 का विद्रोह है जनरल ह्यूरोज ने दबा दिया। अब दोस्तों जगदीशपुर के कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये कुंवर सिंह भी बहुत मेन है। जगदीशपुर के सबसे बुजुर्ग नेता जो 1857 के क्रांति के थे ना, वो ये कुंवर सिंह ही थे। 12 जून 1857 को शुरू हुई, दिसंबर 1857 को ख़त्म हुई। और जगदीश कौन है ऐसे याद रख लेना, जगदीश टेलर है ना। तो मेजर विलियम टेलर ने इनका विद्रोह दबाया था। और कुंवर सिंह, जगदीशपुर आ रहा है तो कुंवर सिंह है ना, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ही आता है, अमर सिंह तो सहयोगी थे। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे दोस्तों, जनरल रेनार्ड ने दबाया था। जून 1857 में शुरू, जून 1858 में ख़त्म। इलाहाबाद में लियाकत अली ने दबाया था दोस्तों। इलाहाबाद में थोड़ा सा ऐसा याद कर लेना, इल्लियाँ, तो इलाहाबाद और लियाकत अली। और इलाहाबाद में नेता थे लियाकत अली, और दबाने वाले थे कर्नल नील। और बरेली में थे दोस्तों खान बहादुर
है ना। झुमका गिरा रे बरेली की खान में, ऐसे कर देना आप, बरेली की खान में। तो बरेली, खान बहादुर और बिनसेट आयर, है ना, आयर इनको दबाने वाले थे। इतना हार्ड नहीं है याद करना, 2-3 अपने आप से इनकी ट्रिक बन जाती है दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ। विद्रोही नेता और दबाने वाले अंग्रेज, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। इलियाँ कहाँ हो गई, लियाकत अली इलाहाबाद, और कर्नल नील, है ना। तो यूँ याद कर लेना, नील में इलियाँ, तो मतलब नील ने दबाया था, और इलियाँ से इलाहाबाद और लियाकत अली हो गया। और बरेली की खान में, तो बरेली में खान बहादुर और बिनसेट आयर। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, तो जगदीश कौन है, टेलर है, तो टेलर किसका शर्ट सिलता है, कुंवर का शर्ट सिलता है, ऐसे याद कर लेना, जगदीश कुंवर का शर्ट सिलता है। झांसी का तो हीरोज याद रखना ही है, नो डाउट, जनरल नॉलेज साइंस के लिए, या फिर अपने जो अगर देशभक्त हैं तो थोड़ा सा देश के बारे में पता होना चाहिए। लखनऊ और दोनों कानपुर, दोनों का कैंपबेल ने दबाया था। तो लखनऊ में तो थी बेगम हजरत महल, और कानपुर में था नाना साहब, और दिल्ली में निकोलस और हडसन ने दबाया था, बहादुर शाह नेता थे ही, है ना। इजी सी सारणी है लेकिन याद रखनी है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज, जो जिसने लक्ष्मीबाई को हराया था, उन्होंने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ यह अकेली मर्द है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, और यह बात बहुतों बार पूछी गई है कि किसने लक्ष्मीबाई को अकेली मर्द कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में। तो जनरल ह्यूरोज ने ही कहा था, जो उनके साथ लड़े थे। उन्होंने कहा था कि अगर सारे क्रांतिकारी लक्ष्मीबाई जैसे होते तो हम ये क्रांति कभी की हार जाते। एक तात्या टोपे का वास्तविक नाम दोस्तों याद रख लेना, इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, है ना। और एक जो कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के, वो जगदीशपुर बिहार में स्थित है, इसलिए इन्हें कुंवर सिंह को बिहार का शेर या सिंह कहा जाता है, ठीक है। ये बातें भी फैक्ट्स कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब विद्रोह की असफलता के कारण, विद्रोह की असफलता के कारण में दोस्तों ऐसे एक कोटेशन दे देंगे, निम्न में से 1857 की क्रांति में विद्रोह की असफलता का कारण नहीं है, ऐसे करके 4 कोटेशन दे देंगे। उनमें से 3 कारण होते हैं, एक नहीं होते। तो हमें ऐसी चीज़ें भी याद रखनी पड़ती हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन पेपर दिमाग के बनने लगा है। ऐसा नहीं है अपन फैक्चुअल चीज़ें रट लेंगे सही हो जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा अपन को हर चीज़ की स्टडी करनी पड़ेगी। तो पढ़ते विद्रोह के कारण। विद्रोह की असफलता के कई कारण थे, जिनमें प्रमुख था एक एक संगठन और साधनों की न्यूनता, एकमत संगठन और साधनों की न्यूनता, कि भाई एक संगठन नहीं था हमारे पास। कानपुर में क्रांति कब हो रही है, लखनऊ में कब हो रही है ना, और दिल्ली में कब हो रही है। अगर हमारे सारे क्रांतिकारियों ने पहले योजना बना के एक साथ क्रांति करी होती हर जगह, तो अंग्रेज दबा ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं चलता किधर जाए किधर न जाए। अब ये लोग ऐसे करें, दिल्ली में दब गई, फिर बिहार में हो गई, फिर बिहार में दब गई, फिर लखनऊ में हो गई, है ना। तो वो आराम से दबाए जा रहे हैं, आराम से जा के, उनको कोई दिक्कत नहीं आई। और एक साधन नहीं थे हमारे पास। हम लोग मतलब ये कहते हैं कि मतलब भारतीय बंदूकों का मुकाबला लाठियों से कर रहे थे। अब हम तो नॉर्मल जनता ही थे ना, हमारे पास कहाँ से बंदूकें आएंगी। अब अंग्रेजों के पास तो बंदूकें क्या, तोप खाने थे बड़े बड़े। तो हम कितने एक दिन क्रांति कर सकते हैं भाई, एक तोप से कितने लोगों को आप उड़ा सकते हो, एक बंदूक से कितने लोगों को मार सकते हो, हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास इतने साधन नहीं थे, तो सबसे बड़ा रीज़न तो ये था। दूसरा था विद्रोह की ना तो कोई सुनिश्चित योजना थी, ना ही कार्यक्रम, इसलिए यह सीमित, असंगठित और स्थानीय होकर रह गया। मतलब विद्रोह की अपन कहते तो हैं कि विद्रोह की योजना ऐसे ऐसे बनाई गई थी, ये प्रत्येक चिन्ह थे, लेकिन उसका कोई सुस्पष्ट प्रमाण हमारे पास आज तक नहीं है कि क्या सच में इस विद्रोह की योजना बनाई गई थी या फिर ऐसे ही था, है ना। तो इसलिए कहा जाता है। और अगर बनाई भी गई थी तो वह योजना सफल नहीं हुई ना, क्योंकि विद्रोह तो पहले ही मंगल पांडे ने शुरू कर दिया था। योजना तो थी 31 मई को विद्रोह शुरू करने के, विद्रोह शुरू हो गया था 29 मार्च को ही, है ना। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह, है ना, विद्रोह शुरू होने लग गए थे। तो जो योजना हमारी बनाई गई थी, अगर बनाई गई भी थी तो वह असफल हो गई थी, इसलिए भी। और यह क्या थी, सीमित थी, असंगठित थी और स्थानीय थी। सभी लोग एक तो शामिल नहीं थे। जो भी राजा अगर क्रांति में शामिल थे वो अपने अपने मतलबों से शामिल थे, है ना। कि कोई राजा का किसी का राज्य छीन लिया, किसी की जागीर छीन ली, किसी का जैसे लाल किला छीन लिया बहादुर शाह का। तो ऐसा नहीं है कि वो जनता को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना चाहते थे, वो सब अपने अपने प्रॉफिट के लिए क्रांति कर रहे थे कि हमें हमारा राज्य चाहिए। जनता तो पागलों की तरह उनके साथ थी। जनता तो राजाओं से भी परेशान थी और अंग्रेजों से भी परेशान थी, है ना। लेकिन अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए जनता भी चाहती थी अंग्रेज जाएं। बाकी मतलब कोई हमारे पास संगठित योजना इसके नहीं थी। विद्रोह का स्वरूप सामंतीय था। एक तरफ अवध, रुहेलखंड और उत्तरी भारत में सामंतों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, वहीं पटियाला, जिंद, ग्वालियर और हैदराबाद में
राजाओं ने विद्रोह के दमन में सरकार की भरपूर मदद की। ये विद्रोह जो था दोस्तों, उसमें सभी राजा शामिल नहीं थे, बहुत सारे राजा ऐसे थे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, जिनकी जागीरें, जिनके राज्य उनसे नहीं छीना गया था, वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, विद्रोह दबाने में मदद की थी, है ना। और जबकि ज़्यादातर इसमें जागीरदार थे, सामंत थे, है ना, जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। वो क्यों? क्योंकि हमने जो स्थायी बंदोबस्त, इनाम व्यवस्था ये सब पढ़ी थी, उससे क्या थी, बहुत सारे जागीरों की जागीर छीन ली गई थी जागीरदारों की, तो उससे वो नाराज थे, है ना। ज़्यादातर जागीर ही थे, जैसे हम इधर कुशाल सिंह वगैरह पढ़ेंगे राजस्थान में, वो सब। तो एक तरफ जागीरदार विरोध कर रहे थे, दूसरी तरफ कई राजा जो अंग्रेजों का साथ देके विद्रोह को दबा रहे थे, इसलिए भी विद्रोह असफल हो गया। ठीक है। जहां विद्रोहियों के पास इक्का दुक्का नेता थे, वहीं कंपनी के पास लॉरेंस बंधु, निकोलस आउटरम, हैवलॉक और एडवर्ड्स जैसे कई योग्य सेनापति थे, जिन्होंने विद्रोह को दबाने में मदद की। एक तो हमारे पास कोई सुदृढ़ नेता नहीं था, बहादुर शाह को हमने नेता चुना, वो बहुत बुजुर्ग थे, है ना। और जो नेता थे हमारे दोस्तों, मतलब अच्छे थे, ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं थे, लेकिन उनको ये सैनिक नीतियाँ इतनी आती नहीं थी, क्योंकि हम थोड़ी ना सैनिक थे, हम तो नॉर्मल जनता थे, है ना। तो हमारे पास इतना कोई सॉलिड नेता भी नहीं था जो सारी जनता को एक साथ कर सके, और उनके पास तो शानदार शानदार लेफ्टिनेंट कमांडेंट थे, है ना। तो उन्होंने झट से विद्रोह दबा दिया। केवल ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा ही एक ऐसी भावना थी जिसके कारण विद्रोही एकजुट थे, अन्यथा उनके पास न तो राजनीतिक दृष्टि थी और न ही भविष्य की योजना। ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये क्रांति कर देंगे तो हम आगे शासन कैसे चलाएंगे, है ना, और ये क्रांति कर देंगे तो हम किसको शासन देंगे, कौन आगे शासन चलाएगा, क्या लोकतंत्र होगा, क्या राजतंत्र होगा, है ना। अंग्रेज चले भी जाएंगे तो क्या करेंगे। सिर्फ कि हम अंग्रेजों से नफरत कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज हम पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। तो ऐसा नहीं होता कि हम भड़क के एकदम से गुस्से में भड़क गए और कि हाँ ये नहीं कर रहे, हम ये कर लो वो कर लो। बाकी हमारे पास ऐसा नहीं था कि हमें भाई ऐसा करना है, ऐसा करना, इसके बाद हमें अपने देश को ऐसे लेके चलना है, ऐसा कुछ भी योजना हमारे पास नहीं थी। ठीक है। जॉन लॉरेंस ने कहा है कि यदि उनमें से एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते, क्योंकि क्रांति में जो जनता में रोष इतना खतरनाक था, लेकिन जनता के पास योग्य नेता नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि अगर उनमें से एक भी जगह का इतना योग्य नेता होता ना, जैसे बेगम हजरत महल हो गई दोस्तों, ये सब अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे, जैसे नाना साहब हो गए, है ना, इनकी राजगद्दियाँ छीन ली गई थी, इसलिए लड़ रहे थे। इनको मतलब नहीं था कि अंग्रेज जाएं या ना जाएं, ये इसलिए लड़ रहे थे कि हमारी राजगद्दी छीन ली, हमें राजगद्दी, इनको अगर दे देते ये खुश हो जाते, है ना। तो वही है कि इनमें से कोई एक भी अगर शानदार वाला नेता होता तो हम कभी नहीं जीत पाते। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बनकर 1857 में विद्रोह ने उस उपलब्धि को प्राप्त किया जो अन्य विद्रोहों हेतु संभव नहीं था। ठीक है दोस्तों, कई कोटेशन हैं जो इसके बारे में लिखे गए हैं कि राष्ट्र, अगर 1857 की क्रांति, अगर हम सकारात्मक पॉइंट इसका देखें तो 1857 की क्रांति हमने नहीं की होती, हमें स्वतंत्रता कभी नहीं मिलती, क्योंकि 1857 की क्रांति वो पहली क्रांति थी जिसने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी। क्योंकि अलग अलग टाइम में ही सही, ये पूरे भारत में फैली थी, है ना, और इसने अंग्रेजों की जड़ें हिला के रख दी थी। तो 1857 की क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे बदलाव अपने में किए थे और बहुत समझदार भी हो गई थी कि हमें आगे चल के कैसे क्या करना है ना। तो यह अन्य मतलब 1857 की क्रांति ने प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे काम किया था, और इसने इनडायरेक्ट रूप में, हमें डायरेक्ट तो स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में इसने ऐसा काम किया था जो हमारे लिए एक आइडियल था, कि लोगों को अब लगने लगा थे कि अगर हम बिना योजना के इतनी बड़ी क्रांति कर सकते हैं तो सच में हम अंग्रेजों को निकाल सकते हैं, है ना। ऐसा सीले नामक एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि 1857 का विद्रोह पूरी तरह देशभक्ति से रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था, जिसका ना तो कोई देशज नेतृत्व था, ना ही कोई सैनिक समर्थन। ये सीले उस टाइम अंग्रेज था दोस्तों, यहाँ पे कोई, उन्होंने कहा है कि देशभक्ति से रहित विद्रोह था। अलग अलग कोटेशन है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहा वो सही है ना, लेकिन ये अलग अलग कोटेशन है जो एग्जाम में कई बार दे दिए जाते हैं। किसने 1857 की क्रांति को देशभक्ति रहित विद्रोह कहा, स्वार्थपूर्ण विद्रोह कहा, है ना। इससे रिलेटेड कोटेशन कई बार पूछे गए, इसलिए मैंने लिखे हैं। तो सिले ने कहा है कि 1857 की क्रांति का विद्रोह पूरी तरह से देशभक्ति से रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह है। तो सिले दोस्तों याद रखना, सिले से सैनिक विद्रोह बताया सिले ने, जिसका ना तो कोई देशज नेतृत्व था और ना ही उसका कोई सैनिक समर्थन था। कुछ इतिहासकारों ने इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच में संघर्ष भी कहा है। 1857 की क्रांति को, हम तो सभ्य लोग हैं, अंग्रेज तो और इंडियंस बर्बर लोग हैं, तो उन्हें जो विकास कर रहे हैं हम लोग, वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने क्रांति कर दी।
जो हमारे विद्वान रहे हैं वी डी सावरकर, 1908 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, बहुत फेमस है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। पहली बात तो बुक का नाम याद रखिएगा, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये उनकी किताब का नाम है। लेखक है वी डी सावरकर और डेट है 1908। ठीक है। अशोक मेहता की बुक है द ग्रेट रेबिलियन, है ना, मतलब महान क्रांति, ये भी इसी पे लिखी गई है। ठीक है। निष्कर्ष के रूप में 1857 का विद्रोह निसंदेह साम्राज्यवादी विरोधी और राष्ट्रवादी था, क्योंकि इसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और दोनों का एक ही लक्ष्य था, साम्राज्यवादी शासकों को उखाड़ फेंकना। लेकिन विद्रोहियों में राष्ट्रीयता की संकल्पना का पूर्ण अभाव था। दोनों दोस्तों अपन हम कह सकते हैं साम्राज्यवादी विरोधी था, क्योंकि साम्राज्यवाद कौन कर रहे थे, अंग्रेज कर रहे थे, तो विद्रोह तो साम्राज्यवाद के विरुद्ध था, है ना। और हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर इसमें भाग लिया, ये भी सही है ना। दोनों का लक्ष्य भी एक ही था कि अंग्रेजों को, मतलब साम्राज्यवादी ताकतों को उखाड़ फेंकना, है ना। लेकिन विद्रोह की राष्ट्रीयता की संकल्पना में देश प्रेम जैसे कोई भावना इसमें बहुत कम दिखी थी, कि हमारे देश की उन्नति करनी, आगे लेकर चल रहा है, देश से ही अंग्रेजों को बाहर निकाला है, ऐसी संकल्पना का इसमें पूर्ण अभाव बताया जाता है। तो ये थी दोस्तों हमारी 1857 की क्रांति। उम्मीद है कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई पॉइंट बचा है तो मैं अगले वाले वीडियो में ज़रूर लेके आ जाऊँगी, मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ आएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।